मंच पर उपस्थित श्रीमान भरत भाई, श्रीमान अरविंद भाई, श्रीमान दिनेश भाई, श्रीमान वैष्णव जी और श्रीमती बहन जी मोनल बेन। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, अभी अभी अशोक भाई ने पहले कहा परिचय देते समय कि जे अपने बीच एक ज्येष्ठ और श्रेष्ठ व्यक्ति उपस्थित है। मैं ये पहले स्पष्ट करता हूँ कि मैं ज्येष्ठ नहीं हूँ श्रेष्ठ तो बिल्कुल नहीं हूँ, एक सामान्य कार्यकर्ता स्वयंसेवक हूँ। इस विषय में अभ्यास कुछ किया है जो आपके सामने मैं रखूँगा। अभी आज का विषय है अर्बन नक्सलिज्म, अर्बन नक्सल। पिछले कुछ सालों से हम ये शब्द सुनते आए हैं, टीवी में, वर्तमान पत्र में, इंटरनेट पे, अलग अलग चर्चाओं में, सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में अर्बन नक्सल, अर्बन नक्सल। थोड़ी बहुत आइडिया है हमको इस विषय में, लेकिन पूरी जानकारी हो भी सकती है कि कुछ लोगों को कम जानकारी हो सकती है। तो कुछ लोग बोलने लगे कि ये जब से भाजपा की सरकार आई है केंद्र में, तब से इन लोगों ने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहना शुरू कर दिया है। जो अपने विचारधारा से अलग विचार रखता है, जो राजनीतिक विरोध करता है, ऐसे लोगों को नक्सलाइट बोल के उसको बदनाम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को जेल में डाल रहे हैं। ऐसा भी प्रोपेगेंडा या प्रचार चल रहा है। तो इसकी पूरी जानकारी हमें इस सत्र के एंड में होगी, ये अर्बन नक्सल क्या है। उसके पहले तो ये नक्सल क्या है, इस विषय में थोड़ी बहुत जानकारी हमको होनी चाहिए। पहले अर्बन नक्सल समझना है तो एक्चुअल में नक्सलवाद क्या है, इसकी भी पार्श्वभूमि या वो क्या है, विचारधारा, उनका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, ये हमको संक्षिप्त में जानकारी होनी चाहिए। नक्सलिज्म हम ऐसे देखा जाए तो हमको क्या पता होता है कि कोई घटना होती है, सुरक्षा बल और नक्सलाइट जो जंगल एरिया में है उनके बीच में कोई झड़प होती है, कुछ नक्सलाइट मार दिए जाते हैं, कुछ अपने जवान शहीद होते हैं, मीडिया में न्यूज़ आती है, उसके ऊपर अलग अलग चर्चा होती है, फिर लोग भूल जाते हैं, फिर 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद ऐसी ही कुछ घटना घटती है, फिर वो विषय चर्चा में आता है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं होती है। तो नक्सलाइट, ये हमको ये समझना पड़ेगा कि ये कम्युनिस्ट लोगों का ही एक रूप है, जो एक्सट्रीम कम्युनिज्म जिसको बोला जाता है, या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऐसा भी बोलते हैं। ये लेफ्ट जो आइडियोलॉजी है उसका एक पूरा स्पेक्ट्रम है अपने देश में। कुछ सेंटर के करीब है, कुछ थोड़ा दूर है सेंट्रल आइडियोलॉजी से, और कुछ लोग बहुत ही एक्सट्रीम है जिसको माओवादी बोलते हैं या नक्सलाइट बोलते हैं। तो इनका विचार क्या है, या लोग कब से है, ये मूवमेंट अपने देश में कब शुरू हुई। वैसे देखा जाए तो कम्युनिस्ट मूवमेंट अपने देश में 1920 या 1925 से ही शुरू हुई है। उनका मूल विचार क्या है कि समाज में जो विषमता है, आर्थिक विषमता है, उसको अगर समाप्त करना है और सही मायने में समता के आधार पर समाज की निर्मित करनी है तो क्रांति होनी चाहिए। और जिन लोगों के पास बड़े पैमाने पे जमीन है, जो लोग जमींदार है और जो लोग भांडवलशाही, भांडवलदार या उद्योगपति है, जिनके पास निर्माण के संसाधन है, उसकी ओनरशिप है, ऐसे लोगों के खिलाफ क्रांति करके उनका उद्योग, व्यवसाय, जमीन सब टेक ओवर करके गरीबों में बांट देना चाहिए, तब जाके समाज में समता आएगी। ये उनका विचार है। और ये कैसे करना है, शस्त्र के आधार पर करना है। जो उद्योगपति है, जमींदार है, उनकी हत्या करनी है और उनको प्रोटेक्शन देने वाली जो सुरक्षा यंत्रणा है, चाहे वो पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, मिलिट्री हो, इसके खिलाफ भी संघर्ष करना है। और सशस्त्र क्रांति करके हमें देश की सत्ता हथियानी है, और सत्ता हथियाने के बाद सब उद्योग और नैसर्गिक संसाधन टेक ओवर करके गरीबों में बांट देना है। ये उनकी आइडियोलॉजी है। तो हमारे
देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तब इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया। ये गरीबों में अपना काम करते रहे, किसानों में, मजदूरों में। और 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली। 1949 में हमने संविधानिक लोकशाही, लोकतंत्र का स्वीकार किया। 1952 में पहला सार्वत्रिक चुनाव हुए देश में। लेकिन ये कम्युनिस्ट लोग जो थे हार्डकोर, उनको अपना संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी, इसके ऊपर उनका कोई विश्वास नहीं था। वो डायरेक्टली बोलते हैं हमारा इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि ये संविधान और लोकतंत्र के माध्यम से हम जिस समाज की कल्पना कर रहे हैं वैसा समाज नहीं हो सकता, ऐसे वे बोलते हैं। फिर उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं की, कोई चुनाव नहीं लड़ा। वो अपने विचार पे कायम रहे कि हमें देश में सशस्त्र क्रांति ही करनी है। फिर 1967 में बंगाल में नक्सलबाड़ी करके एक गांव है। उस नक्सलबाड़ी गांव के आसपास उन्होंने कुछ मजदूरों को, जो खेती में काम करते हैं, वैसे गरीब किसानों को संगठित करके एक रिबेल किया, जिसको बोलते हैं उठाव किया, सशस्त्र उठाव। लेकिन वो कुचल दिया गया, वो पूरा सक्सेस नहीं हुआ। तब से इन लोगों को नक्सलवादी ऐसा कहते हैं, लेकिन असल में वो माओवादी है। चीन में जो माओ की क्रांति हुई, माओ नाम का जो नेता था, उसके विचार पर चलने वाले ये माओवादी है। नक्सलबाड़ी इस गांव में उनका पहला बड़ा आंदोलन हुआ, उठाव हुआ सशस्त्र, इसलिए 1967 के बाद उनको नक्सलवादी कहते हैं। लेकिन नक्सलवादी कहने की बजाय उनको माओवादी कहना ही ठीक है, वो माओवादी है। तो वो आंदोलन फेल हो गया, वो कुचल दिया गया पुलिस की तरफ से। फिर अलग अलग गुटों में वो विभाजित हो गए। एक गुट काम कर रहा था आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम था PWG, पीपल्स वॉर ग्रुप। और एक गुट था, बड़ा गुट, बहुत सारे गुट थे लेकिन दो बड़े गुट थे, एक PWG, एक MCCI। PWG आंध्र प्रदेश और साउदर्न एरिया में काम करता था, और MCCI मार्क्सवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऐसे है ऑफ इंडिया, वो झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे नॉर्दर्न एरिया में वो प्रभावी था। 2004 में इन सारे गुटों का एकत्रीकरण हुआ, ये एक हो गए और उन्होंने एक ही संगठन खड़ा किया और उसका नाम रखा CPI माओइस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, माओवादी। तो सब लोग एक होने के कारण उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई और उनके कब्जा में बहुत बड़ा एरिया आ गया, जिसको दंडकारण्य बोलते हैं। उसमें महाराष्ट्र का कुछ इलाका, तेलंगाना का कुछ इलाका, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तो ऊपर नेपाल तक, नेपाल की सीमा तक जितना वो जंगल एरिया है, जिसको हमारे शास्त्रों में दंडकारण्य नाम दिया गया है, वो दंडकारण्य पे इनका पूरा कब्जा हो गया। तो इसलिए बोलते हैं कि पशुपतिनाथ से लेकर नीचे साउथ में तिरुपति तक इनका एक प्रभाव क्षेत्र निर्माण हो गया, उसको रेड कॉरिडोर बोलने लगे। तो ये इतना कैसे फैल गए? हमारी जो व्यवस्था थी, हमारी जो पुलिस थी, CRPF थी, इनको ये ध्यान में नहीं आया क्या? ये जब छोटे थे तभी हुआ ऐसे कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और व्यवस्थाएं उतनी डेवलप नहीं हुई थी, और जब तक ये सारी व्यवस्थाएं डेवलप हो जाती उसके पहले ही उन्होंने अपना एरिया पूरा बना लिया वहाँ पे। अब ये क्या दिखाते हैं? अब हमें सामान्य लोगों को क्या पता होता है कि ये आदिवासी अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मूवमेंट जो है ये आदिवासियों ने खड़ी नहीं की है। ये जो शहरी इलाके में रहने वाले लोग, अच्छे खासे पढ़े लिखे, बहुत उच्च विद्या विभूषित लोग, इन्होंने ये मूवमेंट शुरू की है और उन्होंने इन आदिवासियों को ब्रेन वॉश करके, उनको बहला के, फुसला के, व्यवस्था के प्रति असंतोष निर्माण करके अपने साइड में कर लिया है। तो पहले से ही ये मूवमेंट अर्बन एरिया में जो लोग थे, अच्छे खासे सुस्थिति में थे, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी थी, एजुकेशन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोगों ने शुरू की हुई ये मूवमेंट है।
तो अर्बन नक्सल ये अभी आया ऐसा नहीं है, ये पहले से ही अर्बन लोगों ने चलाई हुई मूवमेंट है। तो फिर 2000 अभी इनकी जंगल में कार्य पद्धति हमको थोड़ी समझनी पड़ेगी। जब सरकार के ये ध्यान में आया कि ये बहुत बड़ा एरिया पे उनका कब्जा हो गया है, वहाँ पे अपने प्रशासन का कुछ नहीं चलता है, तो प्रशासन ने क्या किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज दी कि उनको वहाँ से हटाओ, ख़त्म करो। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से सरकार इस समस्या की तरफ देख रही थी, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि आदिवासियों को उन्होंने अपने साइड में कर लिया था तब तक कि ये जो सरकार है ये तुम्हारी जल जमीन जंगल हथियाना चाहती है और तुम लोगों को बेदखल कर देना चाहती है। इसलिए अगर आपको अपने जल जंगल जमीन का प्रोटेक्शन करना है तो हाथ में शस्त्र लेना जरूरी है, नहीं तो आप तो बेदखल हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे और ये शहरी इलाकों में आपको भीख मांगते हुए घूमना पड़ेगा। ऐसा उनको ब्रेन वॉश करके उनके हाथ में बंदूक पकड़ा दी। इसलिए आदिवासी पहले उनके साइड में हो गए और आदिवासियों के कुछ प्रश्न भी थे। पहले उनका शोषण भी होता था जमींदार की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से, वो जो काम करते थे उसका सही मायने में उनको मुआवजा नहीं मिलता था। तो ऐसे प्रश्न थे। तो शुरू में तो नक्सलाइट्स लोगों ने क्या किया कि उनके प्रश्न कुछ सोल्यूशन उनको दिए और उनका शोषण कुछ हद तक कम भी किया। बंदूक दिखाकर व्यापारियों को, उद्योगपतियों को ऐसे बोलते थे कि इनको इतना पैसा दो, इनकी इतनी मजदूरी दो। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो सबको अच्छा ही लगेगा ना। तो पहले तो आदिवासियों को अच्छा लगा, तो वो नक्सलाइट के साइड में हो गए। इसलिए वो ख़त्म करना पहले आसान नहीं हुआ। फिर जब पुलिस के साथ इनकी झड़पें होने लगी तब असल में इनका रूप सामने आया। आदिवासियों को समझ में आया कि अरे ये जिनको हम रॉबिनहुड मानते थे, अपना मसीहा मानते थे, इनके उद्देश्य तो कुछ अलग ही दिख रहे हैं। ये हमारे हितों के लिए नहीं आए हैं, इनका कुछ बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा है। ये आदिवासियों को भी ध्यान में आने लगा, क्योंकि वहाँ पे जो पुलिस है या सीआरपीएफ है, एसआरपीएफ है, उनसे अगर कोई आदिवासी बात भी करता है तो नक्सलाइट उसको ख़त्म कर देते। बोलते हैं ये पुलिस का खबरी है, हमारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हम लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे काफ़ी कॉमरेड्स की हत्या हो रही है, तो ये पुलिस का खबरी है, इसको मार दो। तो ऐसे बहुत से आदिवासियों को उन्होंने पुलिस का खबरी ठहराकर मार देते हैं। अभी भी वैसा ही करते हैं। पुलिस को अगर पानी दिया, बात भी की, पुलिस अगर पेट्रोलिंग पे है और पुलिस ने बोला कि ये रास्ता इधर कहाँ जाता है, या ऐसा कुछ भी बात होती है, तो नक्सलाइट उस आदिवासियों को पुलिस को खबरी ठहरा कर हत्या कर देते हैं। पुलिस को पानी दिया तो भी हत्या, चाय दी हत्या, कोई मार्ग बताया हत्या। पुलिस के जो कैंप्स रहते हैं वहाँ पे अगर कुछ काम किया पैसे लेकर तो भी हत्या कर देते हैं। तो आदिवासियों को ध्यान में आया कि इनका उद्देश्य हमारा हित नहीं है, इनका उद्देश्य पॉलिटिकल है, देश की सत्ता हस्तगत करना, सत्ता हथियाना, ये उनका उद्देश्य है। अभी आदिवासियों को ध्यान में आया है, लेकिन आदिवासी खुल के सामने नहीं आ सकता नक्सलाइट के विरोध में। क्यों? अगर नक्सलाइट के विरोध में खुलकर सामने आया तो तुरंत उसकी हत्या हो जाएगी। वहाँ पे ना कोर्ट है, ना अपील है, ना दलील है, कुछ भी नहीं है। तो आदिवासी मजबूरी में ऐसे दिखाता है कि वो नक्सलाइट के बाजू में है, लेकिन वो दहशत में है। उसको पता है कि अगर पुलिस को शक हो गया कि मैं नक्सलाइट का खबरी हूँ या नक्सलाइट के साइड में हूँ, तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी, पुलिस थाने लेके जाएगी, इंक्वायरी करेगी, पूछताछ करेगी, कुछ दिन जेल में रखेगी हो सके तो, और फिर बाद में छोड़ देगी, हत्या नहीं करेगी। लेकिन अगर नक्सलाइट को शंका हो गई कि ये शायद पुलिस की तरफ है और पुलिस को हमारी जानकारी दे रहा है, तो तुरंत हत्या होती है। तो नक्सलाइट अपना आदिवासी क्या करता है, अच्छा है कि इंक्वायरी हो, मरने से अच्छा तो इंक्वायरी हुई तो अच्छा है ना। तो वो नक्सलाइट के बाजू में है ऐसे उसको दिखाना पड़ता है। अभी उनका तो पूरा एरिया बन गया है, कब्जा तो उन्होंने कर लिया है काफ़ी जिलों पर। 2014 से पहले टोटल 180 या 190 तक ऐसे जिले थे जहां उनका प्रभाव था कुछ ना कुछ। अब 2014 के बाद पिछले 7 सालों में ऐसे 80 से 90 जिले हैं जहां पे उनका प्रभाव क्षेत्र है।
उसमें से 30 या 35 ऐसे जिले हैं जहाँ पे ज़्यादा प्रभाव है। लेकिन उस 30 या 35 जिलों में उनका ही पूरा राज चलता है एक तरह से। पुलिस का या अपने प्रशासन का वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं चलता या ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो उनको अभी उस एरिया तक सीमित नहीं रहना है, क्योंकि उनको क्या करना है, अंतिम उद्देश्य उनका क्या है, देश की सत्ता हथियानी है, क्रांति करनी है, और लाल किले पे जो तिरंगा है अपना, उसको हटाकर वहाँ पे माओ का लाल निशान लगाना है। तो उनको पता है कि हम ज़्यादा साल यहाँ पर नहीं रुक सकते इस जंगल एरिया में, हमको तो शहरों की तरफ मार्च करना पड़ेगा, जैसे तालिबान ने किया अभी। तो ये पूरा कब्जा करना है तो शहरों की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि जितनी उनकी स्ट्रेंथ है, कुछ 10,000 होगी या 15,000 संख्या में नक्सलाइट्स या माओवादी होंगे, उस स्ट्रेंथ के आधार पर अगर शहरों की तरफ मार्च कर दिए तो हम तो कुचल दिए जाएंगे, हमको मार दिया जाएगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस आ जाएगी या मिलिट्री भेज देगी सरकार और हमको ख़त्म कर देंगे। तो हमारी जितनी शक्ति है उसके आधार पर अगर हमको देश की सत्ता हथियानी है तो लोगों को अपनी तरफ करना पड़ेगा, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। अगर लोग अपने तरफ हो गए और सरकार की जो सुरक्षा है, सुरक्षा यंत्रणाएं है, पुलिस है या मिलिट्री है या पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इनके खिलाफ लोग अगर हो गए और अपने साइड में हो गए तो हमारे कम शक्ति के आधार पर भी हम सत्ता हथिया सकते हैं, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। तो अर्बन एरिया में काम करना है तो कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो लोगों में जो अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग वर्गों में, वो समस्याएं लेकर संगठन बनाओ और लोगों में एक व्यवस्था के प्रति असंतोष पैदा करो। अगर असंतोष नहीं है तो पैदा करो, जहाँ पे असंतोष है उस असंतोष का उपयोग करो अपने मूवमेंट के लिए, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। तो जब 2004 में उनका एक बड़ा संगठन बन गया, सीपीआई माओइस्ट, सब एक जगह आकर, अलग गुट जो थे वो एक होकर जो मजबूत संगठन बन गया सीपीआई माओइस्ट, तब उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए, रणनीतिक डॉक्यूमेंट्स उनके। उसमें से एक डॉक्यूमेंट है स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, उनका ही डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने पूरा विस्तार से उसमें वर्णन किया है कि शहरी इलाकों में ऐसे हमको कैसे काम करना है। तो वे बोलते हैं कि हमको 7 प्रकार की संगठनाएं बनानी पड़ेंगी। पहले कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, A1 to A7 ऐसे उनके प्रकार है अलग अलग। कुछ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, अभी अगर शहरों में काम करना है तो जंगल जैसे हाथ में बंदूक लेके घूम नहीं सकते, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहकर लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को भड़काना है, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी वैसा होना चाहिए, लोकतंत्र में वो एक्सेप्ट होना चाहिए। तो कला मंच नाम से कुछ ऐसे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं शहरों में, आपके गुजरात में अगर कोई है तो आप याद कर सकते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में एक है कबीर कला मंच नाम से। इन लोगों का काम क्या है, ये क्या करेंगे, कला मंच जैसे संगठन, पथनाट्य, स्ट्रीट ड्रामा, जलसा, गीत गाना। और वो गीत कैसे होते हैं, हम व्यवस्था के खिलाफ, मतलब जो विषम व्यवस्था है, सामाजिक भेदभाव है, इसके खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं या जागरण का काम कर रहे हैं, ऐसे वो ऊपर से दिखाते हैं। लेकिन वो जागरण का काम नहीं करते हैं, वो एक्चुअली लोगों को भड़काते हैं। भड़काना और जागरण करना, इसमें अंतर है। जागरण करना है तो आपको बोलना पड़ेगा कि समाज में जो विषमता है उसके ऊपर एक्चुअल जो सोल्यूशन है, जातिगत भेदभाव हो या अन्य प्रकार का कोई भी भेदभाव हो, उसका लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो पद्धत है वो अलग होनी चाहिए। लेकिन वो ऐसे नहीं करते हैं, वो एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाने का काम करते हैं। उनकी भाषा जो होती है, वो जो भाषण करते हैं या गीत गाते हैं या पथनाट्य करते हैं, उस भाषा का अगर आप बारकाई से एनालिसिस करें तो हमको ध्यान में आता है कि ये लोगों के मन में कौन सा विचार डाल रहे हैं। वो ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि लोकशाही व्यवस्था बहुत अच्छी है, अपनी संवैधानिक व्यवस्था अच्छी है और लोकतांत्रिक तरीके से ही इसके ऊपर समाधान मिल सकता है, ऐसा कभी नहीं बोलते। वो बोलेंगे कि लोकशाही किसी काम की नहीं है, इस लोकशाही में तो जो भ्रष्ट है या पैसे वाला है
भ्रष्टाचार करने वाला है, गुंडा है, वही चुन के आ सकता है और गरीबों को इसमें न्याय नहीं मिल सकता। जातिगत विषमता भी खत्म नहीं हो सकती, आर्थिक विषमता भी खत्म नहीं हो सकती। आपको अगर ये सब खत्म करना है और सही मायने में समता लानी है तो सशस्त्र क्रांति ही करनी पड़ेगी। उनके अगर गीत हम देखेंगे, वो कला मंच के भाषण देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि वो क्या बोल रहा है उसमें, लेकिन लोग उतने बारकाई से एनालिसिस नहीं करते हैं, वो गुस्सा निर्माण करते हैं लोगों के मन में। वो तो ऐसे कला मंच होते हैं। कबीर कला मंच उसका एक परफेक्ट उदाहरण है जो महाराष्ट्र में काम करता है। अभी दूसरा प्रकार है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे बहुत से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटियों में, और स्टूडेंट की जो समस्याएं होती है, हॉस्टल की समस्या है, उसकी फीस की समस्या है, एग्ज़ाम की कोई समस्या है, ऐसे कुछ जेन्युइन प्रश्न लेकर वो आंदोलन करते हैं पहले। फिर वो आंदोलन करके उसके ऊपर समाधान निकालना ये उनका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। उस आंदोलन के माध्यम से कुछ विद्यार्थियों को मोबिलाइज करना, उनका एक संगठन बनाना, ये उनका उद्देश्य रहता है। फिर जब कुछ स्टूडेंट उनके संपर्क में आते हैं तब उनके वो अलग अलग अभ्यास वर्ग लेते हैं और उसमें माओ का जो लिटरेचर है वो सब उनको पढ़ने को देते हैं। पूरा जो लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म का लिटरेचर है वो सब उनको पढ़ने को देते हैं, और फाइनली उस विद्यार्थी को उसकी मानसिकता ऐसे बनाती है कि ये व्यवस्था किसी काम की नहीं है, देश में क्रांति ही होनी चाहिए। जो विद्यार्थी इस मानसिकता तक पहुंच जाता है उसको वो जंगल में भेजते हैं, डायरेक्ट सीपीआई माओइस्ट पार्टी में केडर में उसको भर्ती करते हैं, जंगल में भेज देते हैं। और जो उस मानसिकता तक नहीं जाता है उसको शहरों में आंदोलन करने के लिए ही रखते हैं। तो उनके लेवल है कुछ, जब मान लीजिए 100-200 विद्यार्थी उनके संपर्क में आए तो कुछ लोग तो उसमें से चले जाएंगे, कुछ लोग उनके साथ रहेंगे। जो व्यवस्था के प्रति अच्छा बोलते हैं या संवैधानिक लोकशाही के प्रति अच्छा बोलते हैं उनको वो जंगल में नहीं भेजते हैं, लेकिन जो ज़्यादा गुस्से से बोलता है इस व्यवस्था के प्रति उसको वो जंगल में भेजते हैं, क्योंकि वो तैयार हो जाता है ना, पूरा उसकी मानसिकता तैयार हो जाती है। तो ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तीसरा वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्किंग महिलाएं रहती है, जो साफ सफाई का काम करती है या डेली वेजेस पे काम करने वाली महिलाएं रहती है। ऐसे सेवा बस्ती में जो महिलाएं होती है उस महिलाओं में वो काम करते हैं और उन महिलाओं का संगठन बनाते हैं और अलग अलग मुद्दे लेकर उनको रास्ते पे लाना, आंदोलन करना। वो संगठन को सक्रिय रखने के लिए उनको ऐसे ऐसे प्रश्न उनको देते हैं, आप इसके ऊपर आंदोलन करो, आप उसके ऊपर आंदोलन करो, इस चौक में जाओ, उस चौक में जाओ। क्योंकि जो महिलाएं उनके उस संगठन में जुड़े हैं उनके मन में ये हमेशा ऐसे डालना चाहिए कि ये व्यवस्था किसी काम की नहीं है। और अल्टीमेटली जब उनका जो सैन्य है, जो गुरिल्ला आर्मी है उनकी, नक्सलवादियों की, वो जब शहरों की तरफ मार्च करेगी तब यही जो ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको सपोर्ट करेंगे, ऐसी उनकी स्ट्रैटेजी है। अभी ये होगा महिला ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है प्रिजनर्स रिलीज। ये जेल में भी काम करते हैं। अगर कुछ आरोपी जेल में है इनके नक्सलवादी संगठन के, तो वहाँ पे जो अन्य कैदी होते हैं अलग अलग क्राइम करके जो अरेस्ट हो चुके रहते हैं, उनके बीच में वो क्या करते हैं, व्यवस्था के प्रति असंतोष, क्योंकि तुझे गुनहगार ठहरा दिया गया है, तू क्राइम क्यों किया, क्योंकि व्यवस्था में तेरे साथ अन्याय हुआ है, तो उसको उसका पॉलिटिकल एजुकेशन करना, ऐसे वो बोलते हैं। जो अन्य कैदी है उसका पॉलिटिकल एजुकेशन करना। पॉलिटिकल एजुकेशन करना मतलब वो जो क्रिमिनल है उसको माओ का विचार उसके मन में डालना, वो है प्रिजनर्स रिलीज कमिटीज। और ये जो कैदी है नक्सलाइट, उनको छुड़ाने के लिए कुछ उनके लॉयर्स के ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, जैसे IAPL है, इंडियन एसोसिएशन फॉर पीपल्स लॉयर्स। ऐसा उनके संगठन के जो नाम रहते हैं वो ऊपर से तो हमको बहुत डेमोक्रेटिक लगते हैं, मतलब उस नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, बहुत ही उदार हेतु से काम करने वाला वो संगठन दिखता है शहरी इलाकों में। लेकिन असल में उनका काम ये रहता है कि असंतोष निर्माण करना, उसमें से कुछ रिक्रूट करना कुछ लोगों को डायरेक्ट CPI माओइस्ट में, ये उनका एम है। और लोगों के मन में इस व्यवस्था के प्रति घृणा निर्माण करना, ये है अर्बन नक्सल की कार्य पद्धति। वो बोलते हैं कि हमें जो क्रांति करनी है उसके 3 वेपन्स है हमारे हाथ में, ऐसे वो कहते हैं। एक है पार्टी,
और पार्टी में भी फिर दो दो घटक है, एक है पॉलिट ब्यूरो, दूसरा है सेंट्रल कमेटी। अभी पॉलिट ब्यूरो जो है उसमें कुछ 15 लोग रहते हैं और वही इस मूवमेंट के पूरा लीडर है, मतलब करते धरता या क्या बोलते हैं सर्वे सर्वा या सब कुछ डिसाइड करने वाला ग्रुप वही होता है जो 15 लोगों का पॉलिट ब्यूरो है। वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल होता है, उसको दुनिया में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, भारत में फिर गुजरात में क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, उसको सब पता होता है। उसको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल पूरा ज्ञान रहता है, हाईली इंटेलेक्चुअल क्लास होता है। वो 15 लोग ही रहते हैं साधारणतः। उसके बाद होती है सेंट्रल कमेटी, उसमें कुछ 25 के करीब लोग रहते हैं। तो ये जो 40-50 लोगों का ग्रुप रहता है इसी को वो पार्टी बोलते हैं और यही पूरा उस मूवमेंट की दिशा तय करते हैं। दूसरा वेपन वो बोलते हैं PLGA, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, जो बंदूक लेके जंगल में है। उसकी स्ट्रेंथ नियर अबाउट 10,000 to 15,000 के करीब है। तो वो है PLGA, वो दूसरा वेपन। तीसरा वेपन है शहरों में काम करने वाले फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस, इसको वो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। और ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस का जो शहरी इलाकों में अभी जो मैंने बताया उसी को हम अर्बन नक्सल बोलते हैं। एक्चुअली वो एक ही है, वो माओवाद ही है, उसका उद्देश्य एक ही है, सशस्त्र क्रांति करना और तिरंगा ध्वज हटाकर लाल किले से माओ का लाल निशान फहराना और माओ के विचारों के आधार पर देश में हुकुमशाही स्थापित करना। यह है माओवाद। वो शहरी इलाकों में जो काम करते हैं उसको हम अर्बन नक्सल बोलते हैं, जंगल एरिया में जो काम करते हैं उसको नक्सल। ऐसे बोलने की पद्धति हमारे देश में ही है, एक्चुअल में वो एक ही है, वो माओवाद ही है। नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ इसलिए उसको नक्सलाइट बोलते हैं, लेकिन वो नक्सलाइट और उनकी स्ट्रैटेजी है। नक्सलवादी लोग बोले ये उनकी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि नक्सलवादी बोलने से क्या होता है, उनका जो फॉरेन कनेक्शन है वो सामने नहीं आता है। लोगों को लगता है कि हमारे देश में ही ये शुरू हुआ है, ये हमारे देश के ही लोग जिनके ऊपर कुछ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो अपने न्याय और हकों के लिए हाथ में बंदूक लेकर लड़ रहे हैं। इस प्रकार की लोगों में सहानुभूति निर्माण हो, इसलिए वो नक्सलवादी ये शब्द ज़्यादा प्रचार में लाते हैं। माओवादी बोलने से क्या होता है कि अरे ये तो चीन का माओ ने दिया हुआ विचार है, ये तो विदेशी विचार है और विदेशी लोगों का विचार लेकर ये अपने देश में लोकतंत्र के खिलाफ वो एक तरह से युद्ध कर रहे हैं, तो लोग अपने साइड से नहीं होते, लोगों में सहानुभूति हमारे प्रति निर्माण नहीं होगी, तो वो जानबूझकर माओवाद बोलने की वजह नक्सलवाद ये शब्द प्रचलन में लाया गया है। लेकिन हमें वो माओवाद ही बोलना चाहिए, वो माओवादी है और माओ के इशारे पर ही ये मूवमेंट शुरू हुई है अपने देश में, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। जब नक्सलवाड़ी का आंदोलन हुआ था तब जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, उनका जो अधिकृत जो ये निकलता है साप्ताहिक या जो भी नियतकालिक निकलता है, उसमें उन्होंने वेलकम किया था, भारत में जो हमारे विचारों के आधार पर क्रांति शुरू हुई है हम उसका स्वागत करते हैं, ऐसे उन्होंने लिखा था। तो पूरी तरह से ये हमारे शत्रु राष्ट्र से नियंत्रित किया गया आंदोलन है, उन्होंने उनके इशारे पर ही शुरू किया हुआ आंदोलन है, तो हमें माओवादी इसको बोलना चाहिए। अभी ये कोई 2014 में नहीं शुरू हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया। ये अर्बन नक्सल के बारे में चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे, उन्होंने 2013 में एक एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें उस एफिडेविट में क्या कहा था कि जो जंगल में बंदूक लेके घूमने वाले नक्सलाइट है, उनसे ज़्यादा खतरनाक जो शहरों में उनका काम करने वाले लोग हैं या उनके समर्थक है, वो ज़्यादा घातक है। और इन लोगों के कारण ही नक्सलवादी आज तक समाप्त नहीं हो सके हैं, तो इनका पहले बंदोबस्त करना चाहिए, तभी जाकर जंगल का नक्सलवाद खत्म होगा। क्योंकि ये क्या करते हैं, और उसमें कहा था कि जब कोई नक्सलवादियों के ऊपर कार्रवाई होती है तो ये शहरों में प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि वो तो फेक एनकाउंटर था, निर्दोष आदिवासियों को पुलिस ने हत्या की है, पैरामिलिट्री फोर्सेस आदिवासियों का हकों का हनन कर रहे हैं, ऐसा प्रोपेगेंडा चलाने वाले उनके शहरों में बैठे हुए लोग हैं।
और इनके कारण ही वो मूवमेंट के प्रति समाज में एक सहानुभूति निर्माण हुई है और उसके कारण ही वो समाप्त नहीं हो पा रहा है, ऐसे चिदम्बरम ने कहा है। लेकिन अब जो ये भीमा कोरेगांव प्रकरण जो है, इसमें जो अरेस्ट हुए हैं नक्सलवादी शहरी इलाके में रहने वाले, ये पॉलिट ब्यूरो सेंट्रल कमेटी के लोग ही है उसमें से ज़्यादातर। तो चिदम्बरम और ये सब लोग बोलने लगे कि ये तो इंटेलेक्चुअल है, मानवाधिकार कार्यकर्ते हैं, इनको अरेस्ट करके ये सरकार एक तरह से इमरजेंसी ला रही है देश में। लेकिन इसी चिदम्बरम ने कहा है कि जो शहरों में बैठे हुए माओवादी है वो तो जंगल में जो शस्त्र लेके घूमते हैं उससे ज़्यादा खतरनाक है, ये कहने वाले भी चिदम्बरम ही है। और महाराष्ट्र में जो कबीर कला मंच है उसके ऊपर तो सबसे पहले कार्रवाई तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुई है। आर पाटिल गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने सबसे पहले कबीर कला मंच के लोगों को अरेस्ट किया था, क्योंकि सबूत थे वैसे कि ये जंगल में गए हैं और नक्सलवादियों से मिलजुल कर ही ये काम करते हैं शहरों में। तो ये अर्बन नक्सल कोई भाजपा ने लाया है ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, ये पॉलिटिकल विरोधियों को अर्बन नक्सल बोलना ऐसा नहीं है। अभी कुछ लोग जिनको कम जानकारी होती है वो अनजाने में बोल देते हैं अरे ये तो अर्बन नक्सल दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उससे नक्सलवादियों को ही फायदा होता है। अगर अर्बन नक्सल इस टर्मिनोलॉजी का जनरलाइजेशन हो गया तो बाकी सारी जो एंटी भाजपा या एंटी राइटिस्ट है वो क्या बोलेंगे, ठीक है हम अर्बन नक्सल है, मतलब अर्बन नक्सलियों को वो फायदा है, उससे अर्बन नक्सलियों को कुछ रिक्रूटमेंट भी मिल सकती है। तो अर्बन नक्सल सभी को नहीं बोलना चाहिए, जो सीधे तरीके से सीपीआई माओइस्ट से जुड़ा हुआ है और उसके कुछ सबूत है उसको ही अर्बन नक्सल बोलना चाहिए। अभी हम शहरी इलाकों में हम पहचान नहीं सकते कि कौन अर्बन नक्सल है या कौन नक्सलवादी संगठन से माओइस्ट संगठन से जुड़ा है और कौन नहीं जुड़ा है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल का काम है, वो इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है। अभी इनकी एक कार्य पद्धति है शहरी इलाकों में, जब कोई आंदोलन होता है तो उसमें वो घुसखोरी करते हैं, घुस जाते हैं और उस आंदोलन को हिंसक मोड़ दे देते हैं। अभी किसान आंदोलन है, अभी हम नहीं बोल सकते इसमें कोई माओवादी घुसे है या नहीं घुसे है, हम किसको माओवादी ठहराएंगे, हमको पता नहीं है ना। तो वो इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है, लेकिन उस आंदोलन में कुछ ऐसे घटनाएं होती है, उस आंदोलन का स्वरूप अगर देखा जाए तो हमको डाउट होता है कि इसमें कहीं ना कहीं ये नक्सलवादी लोग घुसे हुए हो सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या करते हैं वो लोग, जो कोरेगांव भीमा में जो अक्यूज्ड है, आरोपी है, जेल के अंदर है, उनको रिहा करो करके ऐसे बैनर लेके उस आंदोलन में खड़े होते हैं कुछ लोग। अभी किसान आंदोलन, उनका प्रश्न क्या है, वो जेन्युइन है या नहीं है, वो उनकी भूमिका एक अलग हो सकती है। आप आंदोलन करो, ठीक है, आपको लोकतंत्र में अधिकार है। लेकिन जो कोरेगांव भीमा प्रकरण में अरेस्ट है, जिनके खिलाफ पूरे सबूत है कि वो पूरा माओवादी संगठन के नेता है, उनको रिहा करो बोल के ये बैनर लेके आप क्यों खड़े रहते हो किसान आंदोलन में? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं डाउट, शंका करने के लिए जगह है कि उसमें वो लोग कौन है जो उनके बैनर उसमें लेके आ रहे हैं, इन आरोपियों को रिहा करो ऐसा कहते हैं। अभी सीएए का आंदोलन हो गया उसमें भी ये लोग घुसखोरी करते हैं ऐसे आंदोलन में, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे फ्लेक्स आपको दिखाई देंगे, फ्री कश्मीर, मतलब भारत ने अवैध तरीके से कश्मीर पर कब्जा किया है और उसको स्वतंत्रता दिला दो, उसको मुक्त करो भारत से, ऐसे बैनर लेके खड़े होते हैं। तो ये लोग कौन है, ये माओवादियों से जुड़े हैं या जिहादियों से जुड़े हुए हैं, ये डाउट तो होता है, क्योंकि जिस विषय को लेकर आपने आंदोलन शुरू किया है वो विषय रह गया बाजू में और आप कुछ अलग ही कर रहे हो। और इनका जो डॉक्यूमेंट है माओवादियों का, वो कहता है हमें शहरी इलाकों में कुछ फ्रंट्स बनाने पड़ेंगे, स्ट्रैटेजिक फ्रंट और टैक्टिकल फ्रंट। स्ट्रैटेजिक फ्रंट, ये अभी जो मैंने बोला A1 से A7 तक ऐसे उनके ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन कोई रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, और अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो वो सडनली उसका नाम बदल कर, वही लोग काम करते हैं, नाम बदल देते हैं संगठन का। ऐसे 74 ऑर्गेनाइजेशंस है जिसको होम मिनिस्ट्री ने ये माओवादियों के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है करके घोषित किया है। उसमें से गुजरात के भी कुछ संगठन है, ये 2013 की बात है,
चिदम्बरम के कार्यकाल में ही ये घोषित हो चुका है। गुजरात में है ये गुजरात वर्किंग क्लास विंग, इस नाम से एक संगठन है, एक क्रांतिकारी कामदार संगठन और एक नौजवान भारत सभा, इसको अधिकृत रूप से माओइस्ट फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर चुका है गृह मंत्रालय। महाराष्ट्र में ऐसे 5 है, उसमें कबीर कला मंच एक है, और इन टोटल देश भर में 74 ऑर्गेनाइजेशन को माओइस्ट फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है। अभी इस समय बस ये 74 ही होंगे क्या, ऐसा नहीं है, इसमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी उन लोगों ने बंद ही कर दिया है और कुछ नए ऑर्गेनाइजेशन ही वो लोग फॉर्म कर सकते हैं, नाम बदल कर काम करते हैं, किनको उनको कुछ इस रजिस्ट्रेशन नहीं करना है या कुछ अधिकृत लोकतांत्रिक तरीके से काम करना, ऐसा नहीं है। बस ऐसे नाम लेकर लोगों में असंतोष क्रिएट करना, लोगों को हिंसा के लिए इंसाइट करना, यही उनका काम है। तो हमें ये ध्यान में आना चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या विषय लेकर काम कर रही है शहरों में। अभी पुणे में ये कबीर कला मंच जो है, उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को भर्ती किया है नक्सल संगठन में। पुणे के एक अभी संतोष शेलार नाम का एक लड़का था, वो अभी छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों के तांडा एरिया कमेटी का कमांडर इस नाते वहाँ पे बंदूक लेकर वो काम करता है। और उसके माँ बाप यहाँ पे बोलते हैं कि जब से ये कबीर कला मंच हमारे बस्ती में आई थी, पथनाट्य जलसा वगैरह करने के नाम पर, उनके संपर्क में हमारा बेटा आया और तब से हमारा बेटा गायब हो गया, और अभी न्यूज़ में आ रहा है कि हमारा बेटा छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी है। तो ये सचिन माड़ी, शीतल साठे करके ये जो कबीर कला मंच के लोग आए थे और हमारे बेटे को लेके गए हैं, यही जिम्मेदार है हमारे बेटे को नक्सलवादी बनाने के लिए। लेकिन वो शीतल साठे, सचिन माड़ी को कुछ एक पुरोगामी लोग या लिबरल लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं, ये तो व्यवस्था के प्रति जो समस्याएं है व्यवस्था में, उनके खिलाफ लोगों को जागरूक करते हैं, जागरण का काम करते हैं। और कुछ नक्सलवादी सरेंडर जो हुए हैं गढ़चिरौली से, महाराष्ट्र में जो गढ़चिरौली जिला है नक्सल प्रभावित है, वहाँ से कुछ नक्सलवादी सरेंडर होने के बाद उनके सामने पुलिस ने कुछ फ़ोटो दिखाए शहरी इलाकों से। तो वो जो सरेंडर हुए नक्सलवादी है, उन्होंने बताया कि ये जंगल में आया था और इस नाम से काम कर रहा था, ये भी जंगल में आई थी, उसका नाम ये था। नाम बदल कर वो जंगल में जाते हैं, अलग अलग नाम रखते हैं, क्योंकि जंगल में भी क्या होता है कि अगर एक कैंप में गए वहाँ अलग ही नाम बताते, दूसरे कैंप में जाने के बाद फिर दूसरा नाम बताते, क्योंकि वो नक्सलवादियों को भी पता नहीं होना चाहिए कि ये बंदा एक्चुअल में है कौन, क्योंकि वो आगे जाकर अगर उसने सरेंडर किया तो वो तो उसका नाम बोल देगा। तो ऐसे नाम बदल कर ये काम करते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत उनका काम डिसिप्लिन नहीं है या ऐसे ही मन में आया और किसी की हत्या कर दी, ऐसा भी नहीं करते वो लोग। जो पॉलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के लोग निर्देश देते हैं, उसके हिसाब से ही जंगल में जो नक्सलवादी है वो काम करते हैं। किसको मारना है नहीं मारना है, ये पॉलिट ब्यूरो सेंट्रल कमेटी ही तय करती है। तो हाईली प्रोफेशनल तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से इंटरनेशनल नेटवर्क बनाकर काम करते हैं ये लोग। और यंत्रणा को बदनाम करना, सुरक्षा बलों को बदनाम करना। एक उदाहरण देता हूँ, अभी बस्तर में कल्लूरी नाम के एक ऑफिसर थे डीजी, वो अच्छा काम कर रहे थे, उनके ऑपरेशन के कारण नक्सलवादियों का प्रभाव वहाँ पे कम हो रहा था। तो दिल्ली से कुछ लोग गए, अभी वो नक्सलवादी संगठन से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं 100% हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमको डाउट है। कुछ दिल्ली से लोग गए और वहाँ पे उन्होंने एक घटना का सत्यशोधन करने के लिए, फैक्ट फाइंडिंग करने के नाम से वहाँ पे गए और तुरंत एक रिपोर्ट पब्लिश की और बोला कि इसमें तो पुलिस ने बलात्कार किया है आदिवासियों पर, आदिवासी लड़कियों पर बलात्कार किया है पुलिस के जवानों ने। और फिर ये प्रोपोगंडा शुरू हो गया मीडिया में। मीडिया में भी वो नेटवर्क बनाते हैं, जब वो कैसे कोई न्यूज़ देते हैं या कुछ रिपोर्ट देते हैं, वो ज़्यादा लोगों तक जाए और सुरक्षा बलों के प्रति एक निगेटिव भावना निर्माण हो, इसलिए वो प्रोपोगंडा बहुत शातिर तरीके से करते हैं। उनका नेटवर्क है ये पूरा। तो बलात्कार कर रहे हैं सुरक्षा बल के जवान, वहाँ इतने बड़ी मात्रा में सुरक्षा जवान क्यों रखे हैं, इतनी बड़ी मात्रा में डिप्लॉयमेंट क्यों हुआ है, वापस लो, वहाँ पे संख्या कम करो सुरक्षा बलों की, ये प्रोपोगंडा चलाते हैं। अगर वो प्रोपोगंडा काम कर गया और पॉलिटिकल लोग प्रेशर में आके
सुरक्षा बलों की संख्या वहाँ से हटा दिए तो नक्सलवादी वहाँ पे सुरक्षित हो जाते हैं। और ये ऐसा नहीं होता कि ये खुद मोटिवेट होके वहाँ जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो जंगल में नक्सलवादी है वो इनको सूचना करते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में सुरक्षा बल होने के कारण हमारे कॉमरेड शहीद हो रहे हैं, तो आप कुछ करो ताकि यहाँ पे सुरक्षा बल की संख्या कम हो। तो फिर वो वहाँ जाके ऐसा कुछ फैक्ट फाइंडिंग करने के नाम पे जाते हैं और सुरक्षा बल आदिवासियों के मानवाधिकारों का हनन कर रहे हैं ऐसा रिपोर्ट देते हैं। फिर वो प्रोपोगंडा होता है। अगर पॉलिटिशियन या सत्ता में बैठे लोग प्रेशर में आते हैं तो वो सुरक्षा बल की संख्या भी कम होती है। ये एक उनकी स्ट्रैटेजी है। दूसरा है, कोर्ट में ऐसे केसेस वो फाइल करते हैं सुरक्षा बलों के खिलाफ। अभी एक सलवा जुडूम नाम से एक ऑपरेशन किया था छत्तीसगढ़ में, उसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट में गए और बोले कि ये नक्सलवादियों को ख़त्म करने के नाम पे सामान्य आदिवासियों को ही ख़त्म कर रहे हैं। वो सुरक्षा बलों के खिलाफ निर्णय भी दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे कोर्ट में केसेस खड़े करना ताकि वहाँ पे जो कार्रवाई हो रही है उसकी गति धीमी हो और नक्सलवादियों को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ वहाँ पे समय मिले, ऐसी उनकी स्ट्रैटेजी होती है। अभी गढ़चिरौली में क्या हुआ था कि 2018 में 40 नक्सलवादियों का एनकाउंटर किया था पुलिस ने। फिर वहाँ पे एक कमेटी गई, 3 संस्था के लोग, ऐसे ही अभी जो मैंने नाम लिया IAPL, इंडियन एसोसिएशन फॉर पीपल्स लॉयर्स, ये भी उसमें थी। एक वुमेन्स राइट्स नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी और एक कमेटी फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ऐसे एक थी। ऐसे नाम रहते हैं इनके। ये 3 संस्था के लोग वहाँ गए और उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग करने के नाम पर कि असल में नक्सलवादी ख़त्म हुए हैं, क्या हुआ है वहाँ पे, और तुरंत उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की और बोल दिया कि ये तो फेक एनकाउंटर था, वो नक्सलवादी नहीं थे जो 40 लोग मर गए, वो तो सामान्य आदिवासी थे। और गढ़चिरौली की पुलिस अपनी पीठ थपथपाने के लिए, अपनी हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं नक्सलवादियों के खिलाफ, ऐसा दिखाने के लिए, अपना रिकॉर्ड करने के लिए सामान्य आदिवासियों को नक्सलवादी ठहराकर मार रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट उन्होंने दिया। फिर जनवरी 2019 में क्या हुआ, नक्सलवादियों ने उसी गांव में 3 आदिवासियों की हत्या कर दी और वहां पे एक बैनर लगाकर गए नक्सलवादी हत्या करने के बाद। उस बैनर पर क्या लिखा था, अप्रैल 2018 में जो 40 कॉमरेड्स हमारे यहाँ पे मारे गए थे उनकी खबर पुलिस को देने वाले ये 3 आदिवासी थे। अभी इसका अर्थ क्या हुआ, उन्होंने ही ये मान्य किया कि ये जो 40 लोग मर गए थे वो नक्सलवादी थे, उनके कॉमरेड्स थे और उनकी खबर ये 3 आदिवासियों ने दी थी जिनकी हत्या नक्सलवादियों ने कर दी थी। फिर ये लोग कौन थे जो वहां जाकर फेक एनकाउंटर बोल रहे थे, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो अर्बन नक्सलवादी है क्या, वो CPI माओइस्ट के लोग हैं क्या, वो किसके कहने पर वहां गए थे और सुरक्षा बलों को बदनाम कर रहे थे, वो जांच का विषय है। और आशा करते हैं कि वो इंक्वायरी भी होती होगी। नक्सल को टैकल करने के लिए जो डिपार्टमेंट है सुरक्षा बलों का वो कर रहा होगा। तो ये अर्बन नक्सलाइट ऐसे है, हमको वो ऊपर से दिखते प्राध्यापक है, मानवाधिकार कार्यकर्ता है, हाईली इंटेलेक्चुअल है, लेकिन असल में वो जुड़े रहते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी नहीं, डायरेक्ट जुड़े रहते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी है, वो ही बोलते हैं कि जो शहरों में लोग रहेंगे अपने, वो लोगों में अपनी इमेज ऐसे बनाएंगे कि हम वंचित उपेक्षित लोगों के लिए काम करने वाले नेता है और बहुत ही गुप्त तरीके से हमारे लोगों को ये शहर में रहकर काम करना पड़ेगा, वो कहते हैं। और जो दलित संगठन है, अन्य संगठन है, उसमें हमको घुस जाना चाहिए और वो संगठन हाईजैक करना चाहिए और उसको माओवादी विचारों के तरफ लेके जाना चाहिए। ये उनकी स्ट्रैटेजी है। यह है अर्बन नक्सल। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अपना टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो मुंबई में है वो, और जादवपुर यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ये पहले से ही उनके गढ़ रहे हैं। वहाँ से बहुत रिक्रूटमेंट मिलता है उनको। वहाँ पे लेक्चरर्स के नाम पर उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन किया है। एक साई बाबा नाम का प्राध्यापक दिल्ली यूनिवर्सिटी का अभी कन्विक्ट हुआ है, उसको सज़ा हुई है नक्सलवादी है करके। वो गढ़चिरौली सत्र न्यायालय ने उसको लाइफ सेंटेंस सुनाया है, वो जेल में है अभी। वो तो इंग्लिश का प्राध्यापक था दिल्ली यूनिवर्सिटी में।
जेएनयू का जो विद्यार्थी हेम मिश्रा करके था, और वो हेम मिश्रा, वो उमर खालिद, ये उनका सारा फ्रेंड सर्कल ही था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये क्या क्या है इसके पीछे सारा। हेम मिश्रा को भी सज़ा हुई है, वो भी जेल में है। और वो हेम मिश्रा क्या कर रहा था, जो शहरों में बैठे हुए माओवादी है उसमें, और जंगल के जो माओवादी है उनमें कुरियर के नाते काम करता था। वो कोई सामग्री पहुंचानी है, कोई संदेश पहुंचाना है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम मैन्युअल तरीके से करने पर उनका जोर रहता है। क्योंकि अगर फ़ोन कॉल करेंगे या फ़ोन के ज़्यादा डिस्कशन होगा फ़ोन पे, तो संभावना है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां हमको पकड़ लेंगी। तो वो ऐसे कुरियर के नाते भी कुछ विद्यार्थियों को रखते हैं काम करने के लिए। तो जेएनयू, डीयू, टाटा इंस्टीट्यूट, जादवपुर यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, यहाँ पे उनका पहले से ही प्रभाव है और डायरेक्ट वहाँ से रिक्रूटमेंट उनको मिलता है। ये जो आंदोलन खड़े रहते हैं महिषासुर के नाम पे, ये रावण दहन के खिलाफ, ये क्यों होता है? इनको क्या हासिल क्या होता है इसमें से? अभी ये नई स्ट्रैटेजी है इनकी वर्तमान में, कि जो भी सांस्कृतिक हमारे उत्सव है या प्रतीक है उसको डिस्टॉर्ट करना और उसको कुछ अलग ही एंगल देकर लोगों में एक भ्रम पैदा करना, आइडेंटिटी के प्रति भ्रमित करना लोगों को, कि कोई दूसरा ही एंगल लेके आना और उसको बोलना कि ये ऐसा नहीं था, वो वैसा था, फिर कुछ वंचित उपेक्षित लोगों को अपने साइड में कर लेना, ऐसे कंफ्यूजन का वातावरण तैयार करना। और उनकी और एक स्ट्रेटेजी ये है कि वो बोलते हैं कि हमारा देश कल्चरली एक नहीं है, अलग अलग कल्चरल आइडेंटिटीज़ है, और ये अलग अलग कल्चरल आइडेंटिटीज़ को हमको और अलग अलग करना है। क्योंकि वो जानते हैं कि अभी जो मैंने बोला कि 10,000 से 15,000 तक उनकी स्ट्रेंथ है नक्सलवादियों की, उसके आधार पर देश की सत्ता हथिया नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं कि इसको खंडित भी कर देना चाहिए, तब तक हम, ये पॉसिबल नहीं है कि देश में क्रांति हो और हमारी सत्ता आए। क्योंकि देश अगर बड़ा है तो सुरक्षा यंत्रणाएं भी बड़ी है, सुरक्षा यंत्रणा काफ़ी मजबूत है अपने देश की। तो अगर हमको क्रांति यशस्वी करनी है तो एक तरीका यह है कि अर्बन इलाके में लोगों में काम करो, अपने प्रति उनके मन में सहानुभूति निर्माण करो। ये एक तरह से ये भी चलना चाहिए, और दूसरी तरह से ऐसे बोलना कि भारत एक देश नहीं है, ये अलग अलग नेशनैलिटीज़ है, इनको अलग अलग कर देना चाहिए। तो आप ये घोषणाएं कैसे सुनते हैं, कश्मीर मांगे आज़ादी, ये मांगे आज़ादी, वो मांगे आज़ादी, ये कहाँ से आता है? ये सोचने वाली बात है। तो अगर जितनी स्ट्रेंथ है उसके आधार पर सत्ता हथियाना है तो पहले तो लोगों में काम करो एक फ्रंट पे, दूसरे फ्रंट पे सबको बोलो कि आप अलग नेशन हो, आपकी नेशनैलिटी अलग है, आप भारत देश से अलग हो जाइए। और जितने भी भारत के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं उनका एक टैक्टिकल फ्रंट बनाओ, एक उनकी स्ट्रैटेजी है। फिर वो कश्मीर के जिहादी हो, नॉर्थ ईस्ट में कुछ अलगाववादी हो, और ये माओवादी, ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। और ऐसे सबूत भी मिले हैं। ये जो केस है अपने कोरेगांव भीमा की, जिसमें अभी 16 लोग अरेस्ट है, ये गौतम नवलखा नाम का एक जो उसमें आरोपी है, उसके खिलाफ ये सबूत है। उसकी जिम्मेदारी यही थी कि कोऑर्डिनेशन करना, कश्मीर के जिहादी और माओवादी उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना। फिर वो ट्रेनिंग में कोऑर्डिनेशन होता है, अलग अलग चीज़ों में। तो ये जितने भारत के विरोध में लोग हैं उनका एक टैक्टिकल फ्रंट बनाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि कॉमन एनिमी है अपना, और वो एनिमी भारत की सुरक्षा यंत्रणा, सुरक्षा बल, ये उनकी दृष्टि से एनिमी है। तो एनिमी के विरोध में जितने लोग हैं वो अपने साथी है, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। तो ये है अर्बन माओइज्म। तो इसको हमको समझना पड़ेगा, और अलग अलग रूप में ये हमारे सामने आते हैं। प्राध्यापक के नाम से आएंगे, मानवाधिकार कार्यकर्ता, कवि, इंटेलेक्चुअल्स। लेकिन हमको बारकाई से ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो भी समस्याएं उठाता है या जिस मुद्दे पर बात करता है उसका सोल्यूशन लोकतंत्र में है, इस तरीके से बोल रहा है, या लोकतंत्र में इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता, इस देश में क्रांति होनी चाहिए, इस लाइन पे वो बात कर रहा है, या संवैधानिक लोकतंत्र में इसके ऊपर सोल्यूशन है, इस लाइन पे बात कर रहा है। समस्याएं उठाना, उन समस्याओं को लेकर आंदोलन करना, ये तो संवैधानिक हक है, राइट है।
लेकिन उसका तरीका क्या है, शांतिपूर्ण तरीके से करना, ये अलाउड है डेमोक्रेसी में। आप अगर उसको हिंसक मार्ग पर लेके जाते हो तो वो अलाउड नहीं है, उसको टैकल करना पड़ेगा। अभी उसमें सुरक्षा यंत्रणाओं को भी जागरूक रहना पड़ेगा और हमें वंचित उपेक्षित वर्गों में भी ये जागरूकता लानी पड़ेगी कि आप जिस आंदोलन में शामिल हो रहे हो उसको ज़रा बारकाई से देखो, कौन लोग हैं, किस तरह से वो आंदोलन चला रहे हैं, वो लेजिटिमेट तरीके से चला रहे हैं या आपको भड़काने का काम कर रहे हैं, इसके प्रति हमको जागरूक करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स में भी स्पेसिफिकली, क्योंकि स्टूडेंट से ही तो उनको रिक्रूटमेंट मिलती है, स्टूडेंट का ब्रेन वॉश करना ही तो उनकी एक स्ट्रैटेजी है। तो स्टूडेंट को भी बोलना पड़ेगा कि आप अगर किसी आंदोलन में जा रहे हो तो उसके पीछे लोग कौन है, कौन चला रहे हैं, किसके निर्देश पर यह आंदोलन हो रहा है, इसके बारे में भी ज़रा जानकारी कर लो, क्योंकि ये तो उनका तरीका है। अभी जो और देश के प्रति घृणा ऐसी फैलाते हैं ये, अभी जो कन्हैया कुमार का जजमेंट आया था, अभी कन्हैया कुमार अर्बन नक्सल है या नहीं है ये हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वैसे सबूत भी होने चाहिए कि वो सीपीआई माओइस्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड था या नहीं था। लेकिन उसको जो बेल मिली उसमें जो कोर्ट ने बोला है, दिल्ली हाई कोर्ट ने, वो बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशंस दिए हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा है कि इस यूनिवर्सिटी कैंपस में आप जो नारे लगा रहे हो देशद्रोही, वो क्यों लगा रहे हो, क्योंकि ये हक आपको संविधान ने दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये मतलब खुलेआम आप कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा इस तरीके से वो अभिव्यक्ति स्वतंत्र इस तरीके का नहीं है, उस पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। और आपको जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसकी सुरक्षा कौन कर रहा है, जो अपने सुरक्षा बल है, जो भारतीय सेना है, वो इस आपके संवैधानिक हकों की सुरक्षा करते हैं। संविधान तो एक किताब है, उसमें बस लिखा है, वो किताब आपका प्रोटेक्शन नहीं करती है। असल में ये जो हमारे सुरक्षा बल है यही इस हकों का असल में प्रोटेक्शन करते हैं। और हमारे ये सुरक्षा जवान सियाचिन ग्लेशियर, रन ऑफ कच्छ ऐसे बहुत ही डिफ़िकल्ट एरिया में काम करते हैं, इसलिए इस हक का आप लाभ ले सकते हो, आप कुछ बोल सकते हो, अपने विचार रख सकते हो, तो इसका भी आप ध्यान रखो, ऐसा कोर्ट ने बोला है। और वो बोला है कि जिस तरीके से आप नारे दे रहे हो उसका असर उन लोगों पर क्या होगा जिनके बेटे शहीद हुए हैं बॉर्डर पे सुरक्षा करते हुए देश की, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में नक्सलवादियों के खिलाफ लड़ते हुए जो शहीद हुए हैं, उनके माता पिता को क्या लगता हुआ जब आप ऐसे देश विरोधी नारे लगाते हो, ऐसे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। और उसमें कहा है कि ये बहुत ही भयानक क्या बोलते हैं उसको, इन्फेक्शन है, इसका सही इलाज होना चाहिए। और जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स है या प्राध्यापक लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि विद्यार्थियों का ऐसा ब्रेन वॉश कौन कर रहा है, ऐसे दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है। और इस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर वो बताने से नहीं हो रहा है, बात करने से नहीं हो रहा है, तो उसको दूसरे तरीके से इलाज करना पड़ेगा। और दूसरे तरीके से भी नहीं हो रहा है तो उस अंग को काट देना, यही एक अंतिम उपचार शेष रह जाता है, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट बोल रहा है। तो ये अर्बन नक्सल का तरीका हमको उसके रूप समझने चाहिए। ये अभी बहुत ज़्यादा प्रभावी हुए हैं शहरी इलाकों में, उनका बहुत तगड़ा नेटवर्क है, ऐसे कम संख्या में नहीं है। जितने लोग जंगल में है उतने ही लोग शहरों में हैं, कम नहीं है। वो हमको दिखाई नहीं देते हैं या सामने नहीं आता है, गुप्त तरीके से काम करते हैं, लेकिन वो अभी शहरों में ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी जंगल में उनको कुचलने में काफ़ी हमको सक्सेस भी मिल रहा है। सुरक्षा यंत्रणा काफ़ी सक्सेसफुल रही है उसमें, क्योंकि 2014 से पहले 150 से अधिक जिले थे, अभी तो 80 तक सिमट गए हैं, उसमें से भी 30-35 जिले ज़्यादा प्रभावित है। तो ये शहरों में ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं अभी, तो इसलिए हमको इनके रूप समझना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अर्बन नक्सल विषय में जागरूक करना पड़ेगा। अभी इस विषय पर मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, मराठी में है वो पुस्तक, शहरी माओवाद और एल्गार परिषद खटला। जल्द ही ये किताब अंग्रेजी और हिंदी में भी आने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय में आप भी जागरण करें, ऐसे मैं आपको विनंती करता हूँ और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद।